बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे। अब फौजी बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। मैं रेडियो आजाद हिंद हूँ। कहने को तो मैं एक रेडियो हूँ, मशीन हूँ, पर मेरी भी आवाज है, सोच है, हूबहू इंसानों की तरह। वैसे तो मैं आविष्कार हूँ उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होकर भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों से जोड़ सकता हूँ। हर समाज, हर देश, हर सभ्यता को एक सोच की आवश्यकता होती है, और अगर वो सभ्यता गुलामी की बेड़ियों से संघर्ष में जूझ रही हो और उसे बात रखने का माध्यम सुलभ हो जाए, साथ मिल जाए और लोगों को जोड़ने का अवसर मिल जाए, तो संघर्ष को गति मिल जाती है। और उस समय मैं यही कर रहा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये किसकी आवाज है? कौन बोल रहा है? चुप रहो, सुनो। আমি সুভাষ বলছি। ये तो सुभाष चंद्र बोस है। अरे चुप चुप चुप, की बोलছি? कहाँ से बोल रहे हैं? बहनों और भाइयों, आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई है। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप ब्रिटानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक हमारी मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त कर ले। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी रेडियो पर बोल रहे हैं। ये है कहाँ? वतन से दूर, जर्मनी में है। नहीं, सिंगापुर में। अरे नहीं, नेताजी की आजाद हिंद फौज बर्मा पहुंच गई है। नेताजी रेंगुन देके हजार फौज আছে। तो फिर चलो हम भी मिल जाते हैं उनसे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे। हाँ, मार भगाएंगे, मार भगाएंगे, मार भगाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे, हम हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हम हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। अब फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद। एक ऐसे जंग की शुरुआत का साल था जिसने विनाश की नई परिभाषा गढ़ दी थी। पराधीन भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायसराय ने फरमान निकलवा दिया, इंडिया इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी जापान का मुकाबला करेंगे। जब तक लड़ाई चल रहा है, इंडिया आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ अपने संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली और उसे मजबूत बनाने में लग गए। उधर गांधी जी के करो या मरो के नारे के साथ पूरा देश आंदोलित हो गया था। ब्रिटिश हुकूमत चाहती है कि जर्मनी के विस्तारवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत उनका साथ दे। तो हम उनसे कहते हैं कि वे पहले हमें स्वतंत्र करें, अपनी विस्तारवादी नीति पर रोक लगाए, फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे। हम उनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। उन्हें हमारी धरती से जाना ही होगा। हम करेंगे या मरेंगे, अर्थात करो या मरो। करो या मरो, करो या मरो। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें
मिस्टर गांधी हमारा साथ देने की बजाय भारत की आजादी की बात करता है। सुभाष बंदूक की बात करने लगा है। अभी हम एक बड़ी जंग में लगे हैं। देश के अंदर विद्रोह बढ़ा तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। गिरफ्तार कर लो सबको, जेल में डाल दो। बट सर, संग्रामियों की संख्या लाखों में है। तो लाखों को जेल में डालो, गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, सबको। किस जुर्म में? डिफेंस ऑफ इंडिया कानून के तहत। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। भारत माता की वंदे वंदे। मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन किस जुर्म में? अंडर द रूल ऑफ इंडियन डिफेंस एक्ट। ले चलो इसे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। अंग्रेजी हुकूमत कभी मुझे जेल में डालती है, कभी पराए मुल्क भेज देती है, तो कभी मुझ पे पहरे बिठा दिया करती है। मातृभूमि की मुक्ति ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जेल में बैठे देश की मुक्ति संभव नहीं। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। बापू, जिस अहिंसा का पाठ सिखाया है उसे ही अस्त्र बनाऊंगा। ये बोस अपना अनशन तोड़ने को तैयार ही नहीं है। जेल में मर गया तो पूरा बंगाल जल उठेगा। जिद्दी है, मानेगा नहीं। अभी इसे छोड़ देते हैं, लेकिन कड़ी निगरानी में रखना पड़ेगा। जैसे ही ठीक होगा इसे फिर से जेल में डालेंगे। वो हमारे साथ खेल खेलना चाहता है, तो हम भी खेलेंगे खेल। निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बदस्तूर जारी रही। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों ने शरण ले रखी है। किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। शिशिर, अकबर शाह से बात हुई? हाँ काकू, अकबर शाह आपको पेशावर में मिलेंगे। अफगानिस्तान से बाहर ले जाने का सारा बंदोबस्त वही करेंगे। ध्यान रहे शिशिर, तुम्हारे और अकबर शाह के अतिरिक्त किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन घर वालों को, माँ को क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? कुछ दिनों के लिए मैं एकांतवास करूंगा। न अपने कमरे से निकलूंगा, न किसी से बात करूंगा। मेरा खाना पीना सब दरवाजे के बाहर रख दिया जाए। मैं खाना खाकर बर्तन बाहर रख दिया करूंगा। जब घर वालों को विश्वास हो जाए कि मैं सच में एकांतवास कर रहा हूँ, तब तुम गाड़ी लेकर आना। मैं धीरे से निकल जाऊंगा। शिशिर, इस यात्रा का तब तक गुप्त रहना जरूरी है जब तक मैं अफगानिस्तान से बाहर न निकल जाऊं। ऐसा ही होगा काकू। आप बीमा कंपनी के एजेंट मोहम्मद जाउद्दीन के नाम से भेस बदल कर सफर करेंगे। ये रही आपकी शेरवानी, पजामा और अस्तरखानी टोपी। मेरी कार आपको गोहमत तक ले जाएगी, दिल्ली कालका मिल दिल्ली तक, फिर फ्रंटियर मिल पेशावर तक। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर धुएंदार अस्तरखानी टोपी पहन मोहम्मद जियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह की मदद से काबुल पहुंच गए। आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना था। सुभाष भेस बदलते, जुगत भिड़ाते, बचते बचाते बर्लिन पहुंच गए। जिस मिट्टी में सुभाष पैदा हुए थे, उसी मिट्टी की मुक्ति के लिए मिट्टी से दूर होते चले गए। सुभाष चंद्र बोस
कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका बचपन कैसा रहा, ये सब तो बताओ। 23 जनवरी 1897 को जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रोविंस के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। इसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। सुभाष क्या पढ़ रहा है बेटा? स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत दर्शन पढ़ रहा हूँ माँ। अच्छा, विवेकानंद जी को पढ़ रहा है? जी। मेरा प्यारा बेटा, पढ़ पढ़। बचपन द्वंद से भरा था, मन में सवाल उठते और मिट जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ। मन में विवेकानंद के विचार घूमने लगे। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? स्कूल जा रहा हूँ माँ। संभल कर जाना। हाँ। तू गा दुगा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है। मातृभूमि आराध्य है और हम में से हर एक भारतीय इसके सहोदर हैं। हम ऐसा मनुष्य चाहते हैं जिसका हृदय संसार के दुख दर्दों को गंभीरता से अनुभव करे, न केवल अनुभव करे बल्कि उसके कारण का भी पता लगा सके, जन जन को जागृत कर सके, क्योंकि भारत की मुक्ति जन शक्ति पर निर्भर है। मेरे गुरु परमहंस जी महाराज मुझसे कहा करते थे, যত মত তত পথ, আত্মস্বর্গ দ্বারাই আত্ম উদ্ধার সম্ভব। রাম যদি অযোধ্যায় বসে থাকতো তাহলে রাবণ বধ কেমন করে হতো? জীবন ধর্মের জন্য, ধর্ম জীবনের জন্য। आत्मोत्सर्ग से ही आत्मोद्धार संभव है। हे अमृत के पुत्रों, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते, क्योंकि मातृभूमि आराध्य है, मातृभूमि आराध्य है। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जन शक्ति पर है। मातृभूमि आराध्य है। सुभाष, सुप्रभात सर। हमेशा एकांत में चिंतन करते रहते हो, क्या बेचैनी है सुभाष? सर, स्कूल का अंग्रेजी वातावरण और घर का पारिवारिक जीवन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। समझ नहीं आता किस मार्ग पर चलूं। ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो सुभाष? स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत दर्शन। फिर किस बात की चिंता, उनके मार्ग पर चलो सुभाष। देखो, अंग्रेजी पढ़ो लेकिन अपने वेद, वेदांत, धर्म और मूल्यों को मत छोड़ो। जी। मनुष्य जीवन में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोच्च है। जी। प्रकृति में स्वयं को समर्पित कर प्रकृति की वाणी सुनो। विवेकानंद की वाणी का मनन करो, बेचैनी मिट जाएगी। जी सर। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की वाणी मन को भाती है, किंतु दिशा नहीं मिल रही। योग साधना करूंगा, वैरागी सन्यासियों से चर्चा पर चर्चा करूंगा। धर्म संबंध जीवन के लिए योग निष्ठा के साथ साथ मानवता और मातृभूमि की भी सेवा करनी होगी। देख रही हो, दिन भर अपने में खोया इधर उधर भटकता फिरता है। साधु बैरागियों के संग समागम करने लगा है। मैट्रिक की परीक्षा दी है। बीच भटकते रहे, विचलित मन शांत हुआ, तब घर लौट आए। गुरु तो नहीं मिला था, लेकिन संशय के बादल थोड़े छट गए थे। राष्ट्र का जीवन खंड खंड नहीं बांटा जा सकता। भारतीय लोग अपने जीवन का एक हिस्सा अपने लिए रखकर दूसरा हिस्सा फिरंगियों को सौंप दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। भारतीयों को अपनी संपूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष करना होगा। सुभाष। जी पिताजी। तुम कैम्ब्रिज जाओ और ICS की परीक्षा दो। पिताजी, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ है आपका आदेश और दूसरी तरफ है मातृभूमि की पुकार। किस राह पर चलूं? आपके आदेश से इनकार करता हूं तो पुत्र धर्म जाता है। अपनी धरती छोड़कर पराई धरती पे जाऊं तो अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति अपने दायित्व से वंचित रह जाता हूं।
देशबंधु जी और अन्य नेताओं के साथ सुभाष भी गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में डाल दिए गए। अलीपुर जेल में देशबंधु जी का साथ सुभाष के लिए अब क्या हुआ? आपने राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और क्रांतिकारियों को भड़काया है, इसलिए बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए। हम यहाँ होने नहीं देंगे, हम यहाँ होने नहीं देंगे। ब्रिटानी हुकूमत, ब्रिटानी हुकूमत, ब्रिटानी हुकूमत। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी को 1924 में बिना किसी मुकदमे के कलकत्ते में गिरफ्तार कर अलीपुर सेंट्रल जेल में डाला गया। फिर उन्हें बहरामपुर जेल में भेजा गया और फिर 1925 में बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मार पड़ती, बारिश का पानी अंदर घुस आता। कहाँ खड़े हूं, कहाँ बैठे। गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया की मार झेल 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति उनमें जोश भर देती। मेरे मजदूर भाइयों, हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। साथियों, गांधी जी संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं है। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित, श्रमिक, वंचित संगठित नहीं होंगे, तब तक सविनय अवज्ञा कारगर नहीं होगा। नई पीढ़ी में नई चेतना जागृत करने के लिए जरूरी है कि हम संपूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करें। दुनिया में हथियारों की होड़ मची है, विश्व विध्वंस की ओर जा रहा है। ऐसे समय में हमें संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर डटे रहना चाहिए। वंदे 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 वंदे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समर्थन जुटाने में लग गए। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लोगों से संबंध बनाया और भारतीय स्वतंत्रता में सहयोग देने के लिए उन्हें प्रेरित करना आरंभ किया। सुभाष की आजादी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन जाती। 1938 में जब इंग्लैंड में थे, तभी पता चला कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से निभाई। दूसरी बार कांग्रेस महत्वपूर्ण लोगों से सलाह ली है, आर्थिक प्रगति पर गहरा विचार विमर्श भी किया है। देश की प्रगति के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, परंतु सुभाष, इससे हमारे कुटीर उद्योग तो लुप्त हो जाएंगे। देखिए, मैं औद्योगिकरण की हिमायत कर कुटीर उद्योगों को अलविदा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जर्मनी, जापान की भांति विज्ञान की सहायता से अपनी धरती में नवजीवन और शक्ति फूंकने की बात कर रहा हूँ। परंतु ये शक्ति कहीं देश के भविष्य के लिए खतरा न बन जाए। बापू, आर्थिक उन्नति से ही राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सुभाष, तुम्हारी बातें और काम करने के तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ। बावजूद इसके तुम दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसकी तुम्हें बधाई। परंतु सीतारमैया की इस हार को मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बापू, मैं अपना निवेदन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप त्रिपुरी कांग्रेस द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वाह करते हुए कार्यकारिणी समिति का निर्माण करें। नहीं, मैं इस समिति का समर्थन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी। ठीक है, यदि आप लोग कार्यकारिणी समिति नामजद नहीं कर सकते तो मैं आपको अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। जय हिंद। ভগবান, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার। मैं उस पौ को फूटते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निश्चित है। मुझे लगता है तुम अपनी मातृभूमि के लिए नई
रोशनी और नई उम्मीद के संदेश वाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं ना दे पाऊं, मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं। आश्वस्त हूं कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बना लिया है और देश को स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। स्वदेश के चित्त में नूतन प्राण संचार करने का पुण्य व्रत तुमने ग्रहण किया, इसीलिए मैं अपना नाटक ताशेर देश तुम्हारे नाम उत्सर्ग कर रहा हूं। अंतरात्मा और विवेक के आदेश का पालन करो। तुम्हारे तरीके से देश को आज़ादी मिल सकती है तो उस आज़ादी का अभिनंदन करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है सावधी मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराएगा, तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराएगा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है सावधी 1941 का साल दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कैद से निकलकर यूरोप पहुंच गए। सुभाष ने यूरोप में प्रवास ले रहे युद्ध बंदियों को जमा किया और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। हमारी फौज अभी तक अधूरी थी। आधी आबादी की भागीदारी के बिना ये स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाती। इसीलिए मैंने वीरांगनाओं का युद्धक दस्ता रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की। मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराएगा, तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराएगा। जापान के कब्जे में था। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपनी पहली मुलाकात में उन्हें अपना पूरा सहयोग देने का वादा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर की धरती पर आजाद फौजी का भारतीय दस्ता इंडियन नेशनल आर्मी को खड़ा कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति अपनी पूरी हमदर्दी और पूर्ण समर्थन दिखाया है। ब्रिटेन के साथ अपनी लड़ाई में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजी कब्जे से मुक्त करा लिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिस्टर सुभाष चंद्र बोस और उनकी अंतरिम आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया और सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार का पहला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी टोजो की ऐतिहासिक घोषणा की बदौलत आज 1943 के दिसंबर के महीने में मैं पहली बार आजाद हिंदुस्तान की अपनी मिट्टी पर खड़ा हूं। मैं बता नहीं सकता मुक्ति का ये अनुभव कितना अद्भुत अनुभव है। कमिश्नर की आवाज पर तिरंगे को लहराता देखना कभी न भुलाए जाने वाला अनुभव है। विजय का पहिया हिंदुस्तान के पक्ष में घूम रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के वायसराय के भवन पर भी हमारा तिरंगा फहराएगा। मैंने सेलुलर जेल को देखा है जहां आजादी के मतवालों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं खुश हूं कि इस धरती से अंग्रेजों को खदेड़ भगाया गया है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का जो अत्याचार सहा उसका अब अंत हो चुका है। आज से हम अंडमान को शहीद द्वीप समूह और निकोबार को स्वराज द्वीप समूह के नाम से बुलाएंगे। अंडमान और निकोबार की धरती पर लहराते तिरंगे ने आजाद हिंद के फौजियों में जीत का जज्बा और जोश भर दिया था। आजाद हिंद के फौजी और वीरांगनाएं बर्मा के रास्ते हिंदुस्तान की धरती में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी थीं।
कदम कदम बढ़ाएगा, गीत गीत गाएगा, ये जिंदगी रटाएगी, गाँव पर लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी लेनी है। जब भारत आजाद होगा तुम्हें अस्थायी सेना बनानी है, सुरक्षा की ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी करनी है कि भविष्य में हमें कभी अपनी स्वतंत्रता न खोनी पड़े। यहाँ से कुछ ही दूर उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। ईश्वर चाहेगा तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली को अपने गले का हार बनाएंगे। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है। मेरे वीरों, तुम्हारा उद्घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो। दिल्ली जाएंगे हम, अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम, अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ साकार हो गया। पूरा भारत आज भी उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है। जय हिंद। जनगण मन अधिनायक सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।